हेलो दोस्तों, मैं रवि सर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द वर्टेक्स क्लासेस परिवार पर। जैसा कि दोस्तों हम स्वागत करते हैं आपका नए एपिसोड में और बहुत मजा आने वाला, अंत तक ये वीडियो जरूर देख करके जाना। और पहला क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा ये कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। ऑप्शन दिया है मैं 1919, 1935, 1946 और 1973। अगर बात की जाए किसकी, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगर मैं इसकी बात करूं जिसे बोलते हैं आरबीआई, अगर मैं बात करूंगा इसकी स्थापना कब होती है तो इसका आंसर जो रहने वाला है वो आपका है 1935 में। अगर मैं आरबीआई की बात करूंगा तो यहां पर इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं। स्थापना कब होती है, 1 अप्रैल 1935 को। अगर मैं बात करूं आरबीआई किस समिति की सिफारिश पर, अगर मैं पूछ लूं जो समिति आई थी वो कौन सी आई थी, तो याद रखना इसके लिए जो समिति आई थी उसका नाम है यंग हिल्टन समिति। कौन सी समिति, यंग हिल्टन, या इसे बोलेंगे शाही समिति। क्या बोलेंगे, यंग हिल्टन या शाही समिति। क्या बोलेंगे, यंग हिल्टन या शाही समिति। क्लियर है। अगर पूछ लिया जाए समिति कौन सी थी, यंग हिल्टन या शाही समिति थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए आरबीआई के पहले गवर्नर, इनके प्रथम गवर्नर की बात की जाएगी, किसकी, प्रथम गवर्नर, तो आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे वो याद रखना ओसबॉर्न स्मिथ। कौन थे, ओसबॉर्न स्मिथ। आरबीआई के पहले गवर्नर ओसबॉर्न स्मिथ। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, यहीं पे मैं बात कर लूं कि प्रथम भारतीय गवर्नर, प्रथम भारतीय गवर्नर, तो आपके कौन रहेंगे भाई, तो आपके रहेंगे सीडी देशमुख। कौन रहेंगे, सीडी देशमुख। क्लियर है। पहले जो थे वो ओसबॉर्न स्मिथ थे। अगर पहले भारतीय पूछा जाएगा तो सीडी देशमुख है। अगर मैं यहीं पे पूछ लूं वर्तमान में भारतीय आरबीआई के गवर्नर कौन है, वर्तमान गवर्नर की बात करेंगे आरबीआई की तो कौन है आपके, तो आपके हो जाएंगे शक्तिकांत दास। कौन होंगे, शक्तिकांत दास। और नंबर पूछ लिया जाए इनका तो कौन से हैं, 25वें नंबर के हैं। क्लियर है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो यहां याद रखना इसके राष्ट्रीयकरण की अगर बात की जाएगी तो वो भी आप याद रखें, राष्ट्रीयकरण, तो राष्ट्रीयकरण इसका जो होता है वो 1949 में। कब होता है, 1949। क्लियर है। बात की गई थी भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई, तो स्थापना कब की गई, 1 अप्रैल 1935 को। किस समिति की सिफारिश पर, यंग हिल्टन या शाही समिति की सिफारिश पर। अगर पूछ लिया जाए कि पहला गवर्नर कौन था आरबीआई का, तो आपके कौन रहेंगे, ओसबॉर्न स्मिथ रहेंगे। अगर यह पूछ लिया जाए कि पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो पहले भारतीय गवर्नर कौन है, सीडी देशमुख हैं। वर्तमान की अगर बात की जाएगी तो कौन है, शक्तिकांत दास हैं। अगर मैं कहूं कि इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ तो 1949 में। आपसे अगर पूछ लिया है कि आरबीआई को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है सरकार का बैंक। क्या कहा जाता है, सरकार का बैंक, सरकार का बैंक, या कह सकते हैं बैंकों का बैंक। क्या कह सकते हैं, बैंकों का बैंक। क्लियर है। अगर मैं पूछ लूं आपसे, एक ऑप्शन आपको दिया है इसमें 1919, तो भाई आपको पता होगा 1919 में कौन सी घटना हुई, तो आपका 1919 में आया था एक रॉलेट एक्ट। क्या आया था, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जिसको कहा जाता था काले कानून की संज्ञा। किस कानून की, काले कानून की संज्ञा। बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील, यानी सीधे उठा करके अंग्रेजों के द्वारा जेल में डाल दिया जाता था। 1919 में यह घटना और हुई थी आपकी जलियांवाला कांड, जलियांवाला हत्याकांड। यह भी कब हुआ था, 1919 में ही हुआ था आपका। कब हुआ, 1919 में। अगर मैं पूछूं 1919 में और क्या हुआ, तो 1919 में आया था आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। एक ऑप्शन आपको भाई इसमें दिया है 1946। क्या दिया है, 1946। तो क्या आया था, कैबिनेट मिशन योजना। 1946 में आपकी क्या आई थी, कैबिनेट मिशन योजना।
क्या आई थी भाई? कैबिनेट मिशन योजना। यानी कह सकते हैं भारत को पहला स्वतंत्रता के लिए जो कदम उठाया गया था वो क्या था? कैबिनेट मिशन योजना। इसी योजना के तहत किसकी स्थापना होती है? संविधान सभा का गठन भी होता है। क्लियर है? एक ऑप्शन आपका दिया है इसमें, कौन सा? 1773। भाई इससे भी बहुत क्वेश्चन एक बार पूछा गया कि 1773, तो याद रखना रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट आपका आया था 1773 में। कब आया था? 1773 में। क्वेश्चन आपसे भाई पूछा गया था कि आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई। किस समिति की सिफारिश पर? यंग हिल्टन या शाही समिति की सिफारिश पर। अगर बात की जाएगी इसके पहले जो गवर्नर थे वो कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो सीडी देशमुख रहेंगे। अगर आपसे पूछा वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास है। अगर पूछ लिया है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो कब हुआ आपका? 1949 में। आरबीआई को सरकार का बैंक, बैंकों का बैंक कहा जाता है। एक ऑप्शन आपको था 1919, तो 1919 में रॉलेट एक्ट, जलियांवाला कांड आपकी जैसी घटनाएं हुई। उसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन योजना, जिसके तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। एक ऑप्शन आपको दिया था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, परेशानियां जिंदगी में आते हैं, कहते नहीं है कि खामोशी की तह में छुपा लो सारी मुश्किलें, खामोशी की तह में छुपा लो सारी उलझनें, शोर कभी मुश्किलों को आसान नहीं करता है। तो परेशानियों को नकारते हुए पूरी जिंदगी के अपने पथ प्रदर्शन पे चलते हैं और मजा लेके हुए पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? क्या कह रहे हैं? किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया? ऑप्शन है 5 फरवरी 1922, 9 अगस्त 1925, 13 अप्रैल 1919 और 12 मार्च 1930। अगर बात की है किसकी? असहयोग आंदोलन की। किसकी बात की है भाई? असहयोग आंदोलन। तो आपको पता होगा असहयोग आंदोलन जो स्टार्ट कब हुआ था, ये याद रखना। तो ये हुआ था 1920 में। बात हो रही है कि असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने किस घटना के बाद वापस लिया, तो याद रखना वो घटना क्या कहलाती है? एक बार घटना को भी याद रखते हैं। घटना कहलाती है आपकी चोरी चोरा कांड। चोरी चोरा कांड। कौन सी घटना? चोरी चोरा कांड। कब लिया था? तो चोरी चोरा कांड आपका हुआ था 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में यह घटना होती है। वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा थाने में आग लगा दी जाती है, जिससे आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। क्लियर है? तो पूछ लिया जाए कि चोरी चोरा कांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922। असहयोग आंदोलन स्टार्ट कब हुआ? 1920 में हुआ। किस घटना के बाद? तो चोरी चोरा कांड। अगला देखो ऑप्शन इसमें दिया है हमें 9 अगस्त 1925। एक ऑप्शन हमें दिया है भाई क्या? कि 9 अगस्त 1925। तो याद रखना 9 अगस्त 1925 को भी एक कांड होता है जिसे कहते हैं काकोरी कांड। क्या कहते हैं? काकोरी कांड। क्या कहेंगे? काकोरी कांड। इसको भी क्रांतिकारियों के द्वारा गोरखपुर में यह घटना अंजाम दिया गया था, जिसमें ट्रेन को लूटा गया था। किसे लूटा गया था? ट्रेन को लूटा गया था। तो काकोरी कांड भी आपका कहां हुआ? याद रखना दोनों ही जो कांड हैं, एक चोरा चोरी कांड और एक आपका कौन सा? आपके काकोरी कांड। दोनों कांड आपके कहां होते हैं भैया? ये दोनों ही स्थान है कहां पे? गोरखपुर में। कहां पे होते हैं? गोरखपुर। क्लियर है? चोरी चोरा कांड भी पूछ लिया जाए तो कहां हुआ? गोरखपुर। कहां होता है? गोरखपुर। क्लियर है? अब देखो अगला ऑप्शन इसमें दिया है कि 13 अप्रैल 1919 को। तो भाई आपको पता होगा 13 अप्रैल 1919 को बहुत ही दुखद घटना घटी थी, यानी कहा जाता था जलियांवाला हत्याकांड। कौन सा हुआ था? जलियांवाला हत्याकांड। जलियांवाला हत्याकांड। कौन सा कांड हुआ? जलियांवाला हत्याकांड। यानी जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, आपको पता हो रॉलेट एक्ट के विरोध में एक शांति सभा अमृतसर जलियांवाले बाग में की जा रही है, जिस पर निहत्ते हजारों लोगों पर गोलियां चलवाई थी। किसने? जनरल डायर ने। तो और ये अगर पूछ लिया जलियांवाला कांड जो हुआ था वो किस समय? तो ये बैसाखी का पर्व था। किस दिन हुए थे? बैसाखी के दिन। ठीक है? सत्यपाल और किचलू दो वहां के जो नेता थे, उनकी गिरफ्तारी के विरोध में एक शांति सभा की जा रही थी। अगर मैं आपसे बात करूं कि जलियांवाले कांड के लिए कौन सा कमीशन बनाया गया, तो कौन सा बनाया गया? हंटर कमीशन। कौन सा कमीशन बिठाला गया जांच के लिए? याद रखा
आपको पता होना चाहिए कौन सा कमीशन था, हंटर कमीशन। कौन सा? हंटर कमीशन। ये इसकी जांच के लिए बना था, किसकी? जलियांवाले कांड के लिए। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जलियांवाले कांड की जांच के लिए भारत की तरफ से कौन सी समिति बनी थी, तो याद रखना भारत की तरफ से जो जांच के लिए कमेटी बनी थी जिसको कहते हैं तहकीकात। तहकीकात क्या कहते हैं? तहकीकात समिति जो बनी थी। अगर पूछ लिया जाए कि इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो याद रखना मदन मोहन मालवीय। कौन थे? मदन मोहन मालवीय। कौन थे आपके? मदन मोहन मालवीय। यानी 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर में क्या हुआ था? जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। और बैसाखी का दिन था। किसके विरोध में एक शांति सभा होती? सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तारी के विरोध में। जलियांवाले हत्याकांड की बात करेंगे तो इसके लिए जांच समिति जो ब्रिटेन की तरफ से बनाई गई थी वो हंटर कमीशन था। भारत की तरफ से कौन सी समिति? तहकीकात समिति, जिसका अध्यक्ष बनाया गया किसे? मदन मोहन मालवीय को। अगर यह पूछ लिया जाए जलियांवाले हत्याकांड से आहत होकर किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस की थी, तो याद रखना इसी कांड से आहत होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी कौन सी उपाधि वापस की? रविंद्रनाथ टैगोर कौन सी उपाधि वापस करते हैं? ये करते हैं नाइटहुड की उपाधि। नाइटहुड की उपाधि वापस। ये इन्होंने उपाधि क्या कर दी थी? वापस कर दी थी। क्लियर है? एक ऑप्शन दिया है भाई आपको 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 आपको पता होगा 12 मार्च 1930 को गांधी जी के द्वारा नमक कर कानून तोड़ो यानी जो यात्रा चलाई गई थी, शुरुआत कब हुई थी? नमक कानून तोड़ने के लिए जो यात्रा शुरू हुई थी जिसे कहते हैं क्या? याद रखना डांडी मार्च। यानी डांडी मार्च यात्रा शुरू हुई थी कब? 12 मार्च 1930 को डांडी मार्च यात्रा। क्लियर है? अगर आपसे पूछ लिया है कब खत्म हुई, तो डांडी मार्च यात्रा 6 अप्रैल 1930 को ये क्या होती है? खत्म होती है। 6 अप्रैल 1930 को। शुरुआत कब हुई डांडी मार्च यात्रा की? 12 मार्च 1930। खत्म कब होती है? 6 अप्रैल 1930। क्वेश्चन हमारा भैया जी क्या था कि किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो आपका आंसर रहेगा चोरा चोरी कांड। कहां हुआ? जगह पूछ लिया है तो गोरखपुर में। क्लियर है? क्या हुआ था? एक स्थानीय लोगों के द्वारा थाने में आग लगा दी थी। असहयोग आंदोलन की बात करेंगे तो स्टार्ट कब होता है? 1920 में होता है। आपको 9 अगस्त 1925 में क्या हुआ? काकोरी कांड। ये भी कहां होता है? गोरखपुर में होता है। 13 अप्रैल 1919 को क्या होता है? जलियांवाला कांड होता है, जो हंटर कमीशन इसकी जांच के लिए भारत की तरफ से तहकीकात समिति और बैसाखी के दिन हुआ था। और अगर पूछ लिया जाए कि जलियांवाले हत्याकांड से आहत होकर किस व्यक्ति ने नाइटहुड की उपाधि वापस ली, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भैया अगला है आपका, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, कर्नाटक, गुजरात या झारखंड? तो गिर कहां पे है हमारा? इसका आंसर आपका होगा कहां पे? गुजरात में। गिर कहां पे है? गुजरात में है। क्लियर है? अच्छा, अगर पूछ लिया है उत्तराखंड इसमें दिया है, तो उत्तराखंड में याद रखना कौन सा आपका? हेली नेशनल पार्क। देखो याद रखना इसको क्या कहा जाता है? पहले उत्तराखंड में आपको जिम कार्बेट। क्या है? जिम कार्बेट। अगर आपसे पूछ लिया जाए इसका पुराना नाम क्या है, तो आप नेशनल पार्क। अगर आपसे पूछ लिया जाए इसका पुराना नाम क्या है? हेली। क्या है? हेली। अगर आपसे पूछ लिया जाए इसका नया नाम क्या है? नया नाम, तो नया नाम याद रखना क्या है? रामगंगा नेशनल पार्क। क्लियर है? बात की गई थी किसकी? उत्तराखंड की। अगर मैं कहूं उत्तराखंड को क्या कहा जाता है? उत्तराखंड को फूलों की घाटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फूलों की घाटी। क्या कहा जाता है? फूलों की घाटी। क्लियर है? देवों की घाटी भी क्या कहा जाता है? उत्तराखंड को ही कहा जाता है देवों की घाटी। क्लियर है? देवों की घाटी भी उत्तराखंड और फूलों की घाटी भी उत्तराखंड। जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहां है? उत्तराखंड में, जिसका पुराना नाम हेली है, नया नाम रामगंगा है। देखो इसमें ऑप्शन दिया आपका कर्नाटक, तो कर्नाटक के भी कुछ हम देख लेते हैं नेशनल पार्क। एक आपका नागरवेल होगा, एक वन्नेर घट्टा होगा,
ये कहां पे आपके, ये आपके कर्नाटक में। एक ऑप्शन आपको दिया है झारखंड। झारखंड की बात करें तो आपसे पलामू, पलामू कहां है आपका, पलामू आपका है कहां, झारखंड में। क्लियर है। और क्वेश्चन हमसे पूछा गया था गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो आपका कहां पर है, गिर आप याद रखना कहां पे है, गुजरात में है। क्लियर है। अगर उत्तराखंड की बात करेंगे तो जिम कार्बेट है। अगर मैं बात करूंगा कर्नाटक की तो नागरवेल और बन्नेरघट्टा कहां पे है, कर्नाटक में। झारखंड की बात करूंगा तो पलामू कहां है, झारखंड में। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है राष्ट्रपति क्षमादान हेतु किस अनुच्छेद का प्रयोग करता है। जो राष्ट्रपति है वो क्षमादान के लिए किस अनुच्छेद का प्रयोग करता है। आपको अनुच्छेद दिया है 52, 72, 123 आर्टिकल और उसके बाद अनुच्छेद 61। तो क्षमादान की अगर बात करेंगे तो देखो एक बार राष्ट्रपति को ही देख लेते हैं। किसको देखते हैं, राष्ट्रपति। अगर मैं बात करूंगा कि राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद होता है तो वो कौन सा है, अनुच्छेद की बात करेंगे तो 52 अनुच्छेद में किसका विवरण देखने को मिलेगा आपको, राष्ट्रपति का। अगर मैं यहीं पे बात कर लूंगा भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन रहे, प्रथम राष्ट्रपति की बात करेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर है। अगर मैं यहीं पे बात कर लूंगा राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है आपके, तो वर्तमान राष्ट्रपति आप याद रखना द्रौपदी मुर्मू। कौन है, द्रौपदी मुर्मू। क्लियर है। अगर मैं बात करूं इसमें आंसर क्वेश्चन पूछा गया है कि क्षमादान के लिए, तो याद रखना क्षमादान के लिए आर्टिकल 72 राष्ट्रपति प्रयोग करता है। 52 किसका है, राष्ट्रपति के पद का आपको विवरण मिलेगा। आर्टिकल 123 दिया है, आर्टिकल 123, तो याद रखना अनुच्छेद 123 में क्या है आपके, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। क्या है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जो पावर होती है अध्यादेश जारी करने की शक्ति, वो किस आर्टिकल में आपके 123 में। आर्टिकल देखो इसमें दिया है 61, आर्टिकल 61 भैया जी याद रखना, आर्टिकल 61 में क्या है, महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग। क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है आर्टिकल 61 में। राष्ट्रपति की बात करेंगे तो राष्ट्रपति कार्यपालिका का क्या होता है, यह कार्यपालिका का होता है अध्यक्ष। क्या होता है भैया जी, कार्यपालिका का अध्यक्ष। क्लियर है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि राष्ट्रपति क्षमादान हेतु किस आर्टिकल का प्रयोग करता है, तो याद रखना आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति क्षमादान का प्रयोग करता है। अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी कर सकता है, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद है। ठीक है। वो कहते हैं कि ख्वाहिशों के सिक्के लिए उजाले खरीदने निकले थे हम, ख्वाहिशों के सिक्के लिए उजाले खरीदने निकले थे हम, उम्र की पहली गली में ही जिम्मेदारियों ने लूट लिया। तो जिम्मेदारियां सभी के सर पे हैं, बस उनका निर्वहन करते हुए आगे बढ़ते रहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है वीर भूमि किस महापुरुष की समाधि स्थल है। ऑप्शन दिया है आपको जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, चौधरी चरण सिंह और राजीव गांधी। अगर पूछ लिया जाए वीर भूमि तो इसका आंसर रहेगा आपका राजीव गांधी। क्या रहेगा, राजीव गांधी। अब एक बार देख लेते हैं, इसमें दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल का नाम याद रखना क्या है, शांति वन। क्या है भैया जी, शांति वन। किसका है, जवाहरलाल नेहरू का। अगर मैं यहीं पे बात करूं महात्मा गांधी, बहुत बार पूछा गया आपका राजघाट। क्या है, राजघाट। राजघाट किसका समाधि स्थल है, महात्मा गांधी का। इसमें दिया है चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह का याद रखना क्या है, किसान घाट। क्या है, किसान घाट। किसान घाट किसका है, चौधरी चरण सिंह। आइए कुछ और मैं यहीं पे बता देता हूं आपको। अच्छा अगर मैं आपसे पूछ लूं शक्ति स्थल किसका है, शक्ति स्थल, तो याद रखना शक्ति स्थल किसका है, तो शक्ति स्थल हो जाएगा इंदिरा गांधी का। किसका है आपके, इंदिरा गांधी का, जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। क्लियर है। शक्ति स्थल किसका, इंदिरा गांधी का। अगर मैं यही आपसे पूछ लूं कि चैत्रा भूमि किसका समाधि स्थल है, चैत्रा भूमि, तो चैत्रा भूमि भैया किसका समाधि स्थल है, याद रखना संविधान के जो पितामह कहे जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। क्लियर है।
यानी अंबेडकर साहब का कौन सा चैत्रा भूमि है। अगर मैं यही आपसे पूछ लूं अभय घाट, क्या अभय घाट, अभय घाट किसका है? मोरारजी देसाई। अभय घाट किसका है भैया जी? मोरारजी देसाई का। अगर मैं यही आपसे एक और पूछ लेता हूं, अगर मैं पूछूं कि बताओ एकता स्थल किसका है? एकता स्थल, तो याद रखना भैया जी एकता स्थल किसका है? तो एकता स्थल जो रहेगा वो आपका रहेगा ज्ञानी जैल सिंह। किसका रहेगा? ज्ञानी जैल सिंह। क्लियर है? अगर मैं यही आपसे पूछ लूं कि बताइए लाल बहादुर शास्त्री का क्या है, तो याद रखना विजय घाट। विजय हमेशा ही किसकी होती है? विजय हमेशा ही होती है बहादुरों की। तो विजय घाट किसका है? लाल बहादुर शास्त्री का। तो विजय बहादुरों की होती है, तो याद रखना लाल बहादुर शास्त्री। तो जब उनके नाम में बहादुर है तो बहादुर आप भी हैं, और लगे रहिए बहादुरी के साथ मेहनत करेंगे। अगला क्वेश्चन देखने हैं। क्वेश्चन हमारा यह था कि वीरभूमि किस महापुरुष की समाधि स्थल है, तो हमने आंसर अपना दिया राजीव गांधी। जवाहरलाल नेहरू इसमें ऑप्शन था, मैंने आपको बताया शांति वन। महात्मा गांधी का राजघाट है, चौधरी चरण सिंह का किसान घाट है। कुछ अन्य मैंने बताए थे। शक्ति स्थल किसका है? इंदिरा गांधी का है। मैंने आपको चैत्रा भूमि बताई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मैंने आपको अभय घाट बताया मोरारजी देसाई। मैंने आपको एकता स्थल बताया ज्ञानी जैल सिंह का। मैंने आपको विजय घाट बताया किसका? लाल बहादुर शास्त्री का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि रिकेटस रोग किससे संबंधित है? रिकेट्स रोग किससे संबंधित है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा भैया? विटामिन डी। क्या है? विटामिन डी, जिससे क्या होता है? रिकेटस रोग होता है। और विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत आपको पता होगा क्या है? सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश। और आपको भी इसी सूर्य की तरह अपना तेज फैलाना होगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। इसमें ऑप्शन दिया है भैया जी विटामिन ए। अगर विटामिन ए की मैं बात करूंगा तो विटामिन ए से क्या है? इसकी कमी से होती है रतौंधी। क्या होता है? रतौंधी। क्लियर है? अगर मैं विटामिन के की बात करूंगा तो विटामिन को से क्या है? रक्त का थक्का देर से जमता है। रक्त का थक्का देर से जमना किसकी कमी से? विटामिन के की कमी से। विटामिन बी की कमी से क्या हो जाता है? विटामिन बी की कमी से वेरी वेरी नामक रोग होता है। वेरी वेरी। क्लियर है? अगर मैं यहीं पे बात करूं विटामिन, तो विटामिन की अगर बात करेंगे तो विटामिन की खोज किसने की भैया जी? एक बार देख लेते हैं विटामिन की खोज। तो इसकी खोज किसने की थी? तो आपको पता होगा हॉपकिंस। किसने की है? हॉपकिंस। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विटामिन नाम किसने दिया, तो नाम याद रखना किसने दिया है? फंक ने। किसने दिया? फंक ने। इसमें ऑप्शन विटामिन ए। तो विटामिन ए के अगर रासायनिक नाम की बात करेंगे तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा भैया? क्या हो जाएगा? रेटिनॉल। रेटिनॉल किसका नाम है रासायनिक? ये आपका हो जाएगा विटामिन ए का। अगर आपसे पूछ लिया विटामिन के का क्या है, तो याद रखना फ्लोक्यूनोन। किसका रासायनिक नाम है? विटामिन के का, फ्लोक्यूनोन। क्लियर है भैया? अगर आपसे पूछ लिया, अगला ऑप्शन आपका दिया हुआ है क्या कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, तो याद रखना थायमीन। क्या है? थायमीन। और अगला आपको जो दिया है भैया वो क्या है? विटामिन डी। तो याद रखना कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। क्लियर है? आपका क्वेश्चन ये था रिकेटस रोग किससे संबंधित है, तो आंसर आपका क्या होने वाला था? आपका आंसर था क्या? विटामिन डी। और विटामिन डी आपको पता है इसका स्रोत सबसे अच्छा है सूर्य का प्रकाश। विटामिन ए रतौंधी, विटामिन के रक्त का थक्का देर से जमना, विटामिन बी बेरी बेरी, और आपको पता होगा अगर पूछ लिया विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, विटामिन के का फ्लोक्यूनोन, विटामिन बी का अगर पूछ लिया जाए क्या है आपका? थायमीन, और विटामिन डी का आपका क्या है? कैल्सीफेरॉल। क्लियर है? विटामिन की खोज किसने की? हॉपकिंस ने। और विटामिन नाम किसने दिया? फंक ने। क्लियर है? आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भैया आपका है कि अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत अच्छी, बहुत बार पूछी गई है। अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? चलो ये देखते हैं। आप
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दादा भाई नौरोजी, अभिनव बिंद्रा या अरविंद अडिगा? तो आपका आंसर जो रहेगा अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया का क्या है? दादा भाई नौरोजी। कौन है? दादा भाई नौरोजी। अब देखिए आपको दिया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, देखते हैं इनकी एक दो पुस्तकें। अगर मैं बात करूंगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तकों की, तो याद रखना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक है भारत या पाकिस्तान विभाजन, भारत या पाकिस्तान विभाजन। एक है वेटिंग फॉर ए वीजा, क्या है? वेटिंग फॉर ए वीजा, फॉर अ वीजा। एक पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हु वर द शूद्र, हु वर द शूद्र। यह भी किसकी है? आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। अगर मैं यहीं पे बात करूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, तो याद रखना बुद्ध एंड हिज धम्म किसकी पुस्तक है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बुद्ध एंड हिज धम्म। यह भी किसकी है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देखो पुस्तक कौन सी है? भारत या पाकिस्तान विभाजन, वेटिंग फॉर ए वीजा, हु वर द शूद्र और बुद्ध एंड हिज धम्म। अगला ऑप्शन आपको दादा भाई नौरोजी पुस्तक अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। एक ऑप्शन इसमें दिया अभिनव बिंद्रा, इनको कोई कैसे भूल सकता है भाई? अभिनव बिंद्रा। अगर अभिनव बिंद्रा की बात करूंगा तो इनकी पुस्तक का नाम है ए शॉट एट ए हिस्ट्री, ए शॉट एट ए हिस्ट्री। क्या है? ए शॉट एट ए हिस्ट्री। अभिनव बिंद्रा वही अभिनव बिंद्रा हैं जिन्होंने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल में पहले ओलंपिक व्यक्ति बने, स्वर्ण पदक विजेता। तो इनको तो नहीं भूलना है, ठीक है। आगे एक आपको ऑप्शन दिया है अरविंद अडिगा, एक पुस्तक इनकी भी एक बात बता देते हैं। अरविंद अडिगा की अगर मैं बात करूंगा, व्हाइट टाइगर, व्हाइट टाइगर किसकी है? अरविंद अडिगा की। क्लियर है? तो क्वेश्चन था आपका अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी। भीमराव अंबेडकर, भारत या पाकिस्तान विभाजन, वेटिंग फॉर ए वीजा, हु वर द शूद्र, बुद्ध एंड हिज धम्म। क्लियर है? अभिनव बिंद्रा, ए शॉट एट ए हिस्ट्री। ठीक है ना? याद रखना अरविंद अडिगा की बात करेंगे तो भाई टाइगर किसकी है? अरविंद अडिगा की। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भैया जी बहुत ही प्यारा है आपका, कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? 5, 10, 8, नन ऑफ दीस। चलो एक बार अगर बात कर लेते हैं किसकी, तो इसमें अगर इसका आंसर पूछ लिया है तो याद रखना नन ऑफ दीस। मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। अब बात करते हैं मौलिक कर्तव्य। अभी मौलिक कर्तव्य की अगर मैं बात करूंगा तो मौलिक कर्तव्य वर्तमान में क्या है? वर्तमान में है कितने? 11। कितने भैया? 11। जब मूल संविधान में भैया एक भी नहीं था तो जो 11 हैं वो कब आए? तो याद रखना जो मौलिक कर्तव्य हैं, अगर ये आपसे पूछ लिया जाए जो मौलिक कर्तव्य इनका स्रोत क्या है, कहां से लिए गए, तो मौलिक कर्तव्य आपका इनका स्रोत है क्या? रूस से लिए गए हैं। कहां से लिए गए? आपके रूस से। अगर आपसे पूछ लिया जाए मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, तो इनका अनुच्छेद भी याद रखना भैया जी, अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मौलिक कर्तव्य जो हैं वो कब जोड़े गए संविधान में, तो आपका 42वां संविधान संशोधन होता है। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन अगर आपसे पूछ लिया है कब होता है, तो 1976 1976 में होता है। और इसी संविधान संशोधन के तहत कितने जोड़े गए भैया? 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। कितने? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। कितने जोड़े गए भैया? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। अगर मैं यहीं पे बात कर लेता हूं 11वां कब जोड़ा गया, तो याद रखना एक संविधान संशोधन होता है 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन कब होगा? 2002 में। और 2002 में कौन सा जोड़ा गया 11वां मौलिक कर्तव्य? तो 11वां जो आपका था वो था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। क्लियर है?
6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य बना आपका। मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, वर्तमान में कितने 11 हैं। स्रोत कहां से? रूस से। किस आर्टिकल में आते हैं? 51A में आते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए? तो 42वां संविधान संशोधन के तहत। अगर आपसे एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूं कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस समिति के द्वारा इन्हें जोड़ा गया, तो याद रखना जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे उसके लिए जो समिति आई थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी समिति भैया जी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। क्लियर है? मौलिक कर्तव्यों की बात की थी। मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। मूल कर्तव्य होते क्या हैं? मूल कर्तव्य वो होते हैं जिन्हें हमें उनके प्रति, देश के प्रति उनका निर्वहन करना होता है। क्लियर है ना? मौलिक कर्तव्य जिनका निर्वहन करना होता है, मौलिक अधिकार जो हमें दिए गए होते हैं। क्लियर है ना? कितने हैं? 11 हैं। स्रोत रूस से। अनुच्छेद 51A 42वां संविधान संशोधन, 10 जोड़े गए, 11वां 86वां संविधान संशोधन। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि वीर सावरकर एयरपोर्ट कहां स्थित है? क्या पूछा गया है? वीर सावरकर एयरपोर्ट। ऑप्शन दिया नई दिल्ली, नागपुर, हैदराबाद, लखनऊ या अंडमान निकोबार। तो देखो एक बार देख लेते हैं। वीर सावरकर अगर बात करेंगे तो वीर सावरकर अंडमान निकोबार में। वही वीर सावरकर हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति पर फर्स्ट वॉर फॉर इंडिपेंडेंस एक पुस्तक लिखी थी और जिन्हें काला पानी की सजा हुई थी। कहां? सेलुलर जेल में। कहां है? अंडमान निकोबार में। इसीलिए इनका जो एयरपोर्ट इन्हीं के नाम का जो बना हुआ है कहां है? अंडमान निकोबार में। देखो इसमें एक ऑप्शन दिया है नई दिल्ली। अगर मैं बात करूं नई दिल्ली में कौन सा एयरपोर्ट है, तो याद रखना इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट अगर पूछ लिया जाएगा आपसे तो कहां पे आपका इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है आपका? कहां पे? नई दिल्ली। ऑप्शन इसमें दिया है नागपुर। तो नागपुर किसका है? तो हमारे बाबा साहब का है, भीमराव अंबेडकर। BR अंबेडकर। किसका है? BR अंबेडकर का। क्लियर है? अगर एक ऑप्शन आपको इसमें दिया हुआ है क्या? हैदराबाद। हैदराबाद पूछ लिया है किसका? तो हैदराबाद याद रखना राजीव गांधी एयरपोर्ट। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पे है आपका? तो ये है आपका हैदराबाद। अगर आपसे पूछिए लखनऊ में, तो लखनऊ याद रखना लखनऊ है किसका? चौधरी चरण सिंह। किसका है? चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा। कहां पे है आपका? लखनऊ। क्लियर है? जो नवाबों की नगरी कही जाती है। ठीक है? ऑप्शन था वीर सावरकर एयरपोर्ट। क्वेश्चन हमारा था वीर सावरकर एयरपोर्ट कहां स्थित है, तो आपका आंसर रहेगा अंडमान निकोबार। क्लियर है? अगर पूछ लिया नई दिल्ली में कौन सा, इंदिरा गांधी रहेगा। नागपुर पूछ लिया है BR अंबेडकर रहेगा। हैदराबाद किसका? राजीव गांधी का रहेगा। लखनऊ पूछ लिया है चौधरी चरण सिंह का रहेगा। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में धमाके के साथ। जय हिंद, जय भारत। लगे रहिए मेरे साथ। मिलते हैं अगली क्लास में।